हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं संजय तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग संत तुलसीदास पीजी कॉलेज। बच्चों, आज हमारा जो पार्ट 2 है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमको फिशर के समीकरण के बारे में बताना है। पहले हम ये जान लें कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को दो भाग में बांटा गया है। एक तो फिशर का और दूसरा कैम्ब्रिज का समीकरण या कैम्ब्रिज के सिद्धांत, कैम्ब्रिज समीकरण या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, जिसमें हम कई अर्थशास्त्रियों को लेंगे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में। उसके पहले फिशर के बारे में जान लें, फिर हम कैम्ब्रिज के बारे में आपको बताएंगे। फिशर का जो समीकरण है वो नगद लेन देन दृष्टिकोण है, यानी कि विनिमय दृष्टिकोण, या उसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण या व्यापारिक दृष्टिकोण, जिसमें फिशर ने बताने का प्रयास किया है कि मुद्रा का मूल्य किस तरीके से निर्धारित होता है, मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। इसमें पहला समीकरण है उनका जो है PT इक्वल टू एम वी, जिसको हम एम वी इक्वल टू PT भी लिख सकते हैं। अब PT इक्वल टू एम वी, PT जो है वो मांग पक्ष है, एम वी जो है वो पूर्ति पक्ष है, जिसमें मुद्रा की कुल मात्रा m से डिनोट की गई है, v से उसकी वेलोसिटी, उसका प्रचलन वेग डिनोट किया गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कुल मुद्रा की मात्रा कितनी है। PT प्राइस लेवल और T ट्रांजैक्शन लेवल, यानी सौदों की कुल मात्रा। प्राइस को ट्रांजैक्शन यानी सौदों की कुल मात्रा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा यानी मौद्रिक मूल्य कितना है। तो ये मांग पक्ष हो गया और ये पूर्ति पक्ष हो गया। इसका मतलब कि इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कितनी मुद्रा की मांग है या कितनी मुद्रा हमको चाहिए, यानी कि और मुद्रा की पूर्ति कितनी है, यानी मुद्रा की पूर्ति के सापेक्ष मुद्रा की मांग कितनी होनी चाहिए, कितनी है। P इक्वल टू एम वी अपॉन टी। मुद्रा का मूल्य अगर हमको निकालना है, प्राइस यानी कि वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, तो 1/P इक्वल टू T अपॉन एम वी अगर हम कर देते हैं तो हमको वैल्यू ऑफ मनी, एक मुद्रा की मूल्य, एक इकाई मुद्रा के मूल्य का पता चल जाएगा। यानी 1/P इक्वल टू T फॉर ट्रांजैक्शन, यानी कुल सौदों की मात्रा, एम वी, एम जो है वो मुद्रा की मात्रा है और वी वेलोसिटी यानी उसका प्रचलन वेग है। तो इस प्रकार ये पहला समीकरण है जिसके बारे में फिशर ने बताया। बाद में इन्होंने अपने समीकरण में कुछ और चीज़ों को सम्मिलित किया, जैसे कि साख मुद्रा यानी कि बैंक मुद्रा, जिसको हम बैंक मुद्रा भी कहते हैं, या लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। संशोधित समीकरण में हमने PT इक्वल टू एम वी, वही है PT इक्वल टू एम वी जो हमने पहले बताया, उसमें इन्होंने जोड़ दिया M डैश और V डैश। ठीक, तो M डैश का मतलब हो गया साख मुद्रा की कुल मात्रा, और V उस साख मुद्रा का प्रचलन वेग, साख मुद्रा का प्रचलन वेग। तो PT इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, या P इक्वल टू एम वी अपॉन एम डैश वी डैश अपॉन T। इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हुआ हमको, जिसको हम संशोधित समीकरण कहते हैं, रिवाइज्ड इक्वेशन, किसकी, फिशर की। इस प्रकार अगर इसमें भी हमको वैल्यू ऑफ मनी निकालना तो 1/P इक्वल टू T अपॉन एम वी प्लस एम डैश वी डैश करके हम वैल्यू ऑफ मनी यानी एक इकाई मुद्रा के मूल्य का मापन किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है कि कितनी मुद्रा की वैल्यू है या वैल्यू ऑफ मनी कितना है। इसको आगे चल के हम एक चित्र के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हमने फिशर का अध्ययन किया है उसके अंतर्गत हम इसको चित्र के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ए पार्ट में दिखाया गया है प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी, जो कि नीचे लिखा गया है क्वांटिटी ऑफ मनी, और बी पार्ट में दिखाया गया है वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो जैसा हमने पिछले अध्याय में, जब तक आप लोग पिछले अध्याय का नहीं देखेंगे तब तक आपको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। प्राइस लेवल क्या है, यानी कि कीमत स्तर, और क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की कुल मात्रा या मुद्रा की मात्रा। अब इसमें यह दर्शाया गया है कि जिस तरीके से मुद्रा की मात्रा m है, उस समय प्राइस लेवल कितना, कीमत स्तर P है। मुद्रा की मात्रा बढ़ के M1 हो जाती है
तो प्राइस लेवल भी बढ़ के P1 हो जाता है। अब अगर मुद्रा की मात्रा M2 हो जाती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ करके P2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस लेवल और मुद्रा की मात्रा में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। ये तो इसमें दिखाया गया, जिसको हमने पहले अध्याय में आपको बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि प्राइस लेवल और मुद्रा की मात्रा इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरे पार्ट में बताया गया है क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का मूल्य, और क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा के बीच में क्या संबंध है। तो बीच में क्या संबंध है, जब क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मात्रा m है, यानी कि कम है प्रारंभिक, तो मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है। अगर हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ा करके M1 कर देते हैं तो मुद्रा की मूल्य में गिरावट आ जाती है, यानी कि 1/P1 हो जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया 1/P, तो हमने इसको 1/P1 से डिनोट किया है। अब मुद्रा की मात्रा को अगर बढ़ा के M2 कर दिया जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का मूल्य और गिर करके 1/P2 हो जाएगा। तो एक कर्व की तरह शेप बनेगी इसकी, और इसकी शेप क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। यहाँ दिखाया भी गया है कि प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि प्राइस जो है वो फलन है किसका, मुद्रा। इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया गया है कि मुद्रा का मूल्य 1/P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि वो भी मुद्रा के द्वारा ही निर्धारित होता है, मुद्रा की मात्रा के द्वारा ही निर्धारित होता है। अब दो चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं, एक तो शाख मुद्रा और दूसरा उसका प्रचलन वेग, जिसको मैंने पहले आपको बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रचलन वेग क्या होता है और शाख मुद्रा क्या होती है, यानी कि क्रेडिट मनी क्या होती है। इसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। तो शाख मुद्रा क्या है, शाख मुद्रा उसको कहते हैं जिसको हम नगद रूप में नहीं रखते हैं। इसको इसीलिए कहा गया लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऐसा प्रपत्र, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉन्ड, हुंडी, चेक, ड्राफ्ट, और आजकल के यूज़ में जो हम ATM लेते हैं उसको भी हम लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो मुद्रा जो नगद रूप में न दे करके हम किसी दूसरे रूप में या प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको हम शाख मुद्रा कहते हैं। इसके लिए जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं, हमको अगर बॉन्ड बनवाना होता है या हमको डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत होती है, ड्राफ्ट की ज़रूरत होती है, तो हम पैसे हमारे अकाउंट में होते हैं, उसके आधार पे हमारा एक ड्राफ्ट बन जाता है जिसको हम दूसरे व्यक्ति को दे करके दे देते हैं। वो धारक हो जाता है, हम उसके वाहक हो जाते हैं। ठीक, यानी कि हम उसको वहन करते हैं और जिसको दिया वो धारक हो गया, जिसने उसको प्राप्त किया या जिसको उसके बदले में मुद्रा प्राप्त होगी, या ये शाख मुद्रा हो गई। प्रचलन वेग यानी वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी यहाँ पे V से डिनोट किया गया है। वेलोसिटी प्रचलन, प्रचलन मतलब कि मुद्रा का प्रचलन क्या है, कितनी गति है, प्रचलन गति कितनी बार वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर होता है। ठीक, जैसे एक 10 रुपए का नोट हम लेकर के मार्केट पे जाते हैं, उसको दुकानदार को देते हैं, दुकानदार अपने यूज़ की चीज़ें जो है थर्ड पर्सन से लेता है। तो इस प्रकार एक इकाई यानी 10 रुपए का प्रयोग जो है जितनी बार हुआ वो उसकी प्रचलन गति हुई, यानी जितनी बार हम उसका प्रयोग करते हैं वो उसकी चलन गति यानी उसका प्रचलन वेग कहलाता है। अगर हमको प्रचलन वेग निकालना है तो प्रचलन गति को V इक्वल टू GNP अपॉन क्या करेंगे, कुल मुद्रा की मात्रा, या प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, इस चीज को करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि प्रचलन गति निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमने अध्ययन किया आज फिशर के समीकरण का, जिसमें नगद लेन दृष्टिकोण और उनके संशोधित समीकरण को हमने बताया। PT इक्वल टू MV M डैश B डैश, यानी P इक्वल टू MV प्लस M डैश B डैश अपॉन T, और मुद्रा के मूल्य को अगर निकालना तो P इक्वल टू 1/P इक्वल टू T अपॉन MV प्लस M डैश B डैश। ठीक, ये ग्राफ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर प्राइस लेवल और मुद्रा की
मात्रा में क्या संबंध होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध है। अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अब इसको प्राइस लेवल और मुद्रा की मात्रा में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका कारण क्या है, यानी कि मुद्रा की मात्रा को अगर बढ़ा देते हैं, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंदर जो बताया गया है, मुद्रा की मात्रा को अगर बढ़ा देते हैं तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, कीमत स्तर बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो उनकी मांगें बढ़ जाती हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। जब डिमांड्स बढ़ती हैं और उसके अगेंस्ट सप्लाई उतनी नहीं होती है तो कीमतों पर उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर पूर्ति उतनी नहीं है उस वस्तु की और उसकी मांग ज़्यादा है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो मांग उससे प्रभावित होगी, मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और वो मांग ज़्यादा करेंगे, और पूर्ति अगर उसके अगेंस्ट में कम है तो कीमतें निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। अब हम आपको अगले चैप्टर में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे, जिसमें कि मार्शल, कीन्स, रॉबर्टसन इत्यादि हैं जो अपने समीकरण को लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत और किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है।